सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। अगर आपको ऐसे कलरफुल टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस चैप्टर का टॉपिक 1 हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम मैनेजमेंट का मतलब समझेंगे। ठीक है, तो देखो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को मैनेज करना। जैसे मैं सुबह उठता हूं, तैयार होता हूं, स्कूल जाता हूं, स्कूल से आता हूं, खाना खाता हूं, उसके बाद ट्यूशन जाता हूं, उसके बाद पढ़ाई करता हूं, उसके बाद दोस्तों के साथ घूमता हूं, फोन चलाता हूं, डिनर करता हूं, उसके बाद सो जाता हूं। तो मैंने अपने पूरे दिन को क्या किया, मैंने अपने पूरे दिन को किया मैनेज। तो किसी भी चीज को मैनेज करना, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड का मतलब समझते हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेस। तो देखो, अगर हमें मैनेजमेंट को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इन सब के बारे में हम अभी आगे चैप्टर में बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, पर हमें अभी के लिए ये याद रखना है कि अगर हमें मैनेजमेंट को किसी भी बिजनेस के अंदर अप्लाई करना है तो उसका एक प्रोसेस होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इसके बाद देखते हैं इफेक्टिवनेस क्या होता है। देखो, किसी ने मुझे बोला तेरे को ये 10 पेन बनाने हैं एक दिन के अंदर, और मैंने वो पेन बना लिए, इसका मतलब मैं इफेक्टिव हूं। मैंने, मेरे पास जो मेरा गोल था वो विद इन टाइम अगर मैंने पूरा कर लिया, इसका मतलब मैं इफेक्टिव हूं। इसके बाद देखते हैं एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। सपोज किसी ने मुझे बोला तेरे को ये 10 पेन बना ले और उसकी कॉस्ट ना 100 रुपीज से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। मेरे को ये 10 पेन बनाने थे और उसकी कॉस्ट 100 रुपीज से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। मैंने एक हफ्ता ले लिया 10 पेन बनाने के लिए, लेकिन जो उसकी कॉस्ट आई ना वो 100 रुपीज ही आई। इसका मतलब मैं एफिशिएंट हूं, मतलब मैंने अपना जो गोल है वो अचीव किया, विद इन टाइम किया। इसका मेरे को नहीं पता, लेकिन विद मिनिमम कॉस्ट मैंने वो वाला गोल अचीव किया, इसीलिए मैं एफिशिएंट हूं। ठीक है, अब देखते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। मैनेजमेंट डिफाइन एज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्रोसेस किस चीज का होता है? गेटिंग थिंग्स डन, कुछ काम कराने का। अब वो काम हम क्यों कराएंगे? विद द एम ऑफ अचीविंग गोल। मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है कुछ काम कराने का, जिससे कि हम अपना गोल अचीव कर सके, और वो भी इफेक्टिवली यानी कि विद इन टाइम, और एफिशिएंटली यानी कि विद मिनिमम कॉस्ट। अब ये जो पूरी डेफिनेशन है, इसके अंदर हमें ये दो वर्ड मिले, विद इन टाइम और विद मिनिमम कॉस्ट। अब देखो, सपोज मेरी कॉस्ट तो बहुत कम है लेकिन मेरे को टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है, या फिर मेरा टाइम तो बहुत कम लग रहा है लेकिन मेरी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? इन दोनों का बैलेंस बनाकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलूंगा। हो सकता है मेरे को 10 पेन बनाने के लिए 2 दिन लगे, लेकिन जो मेरी कॉस्ट है वो कम से कम रहनी चाहिए। तो इन दोनों का बैलेंस बनाकर अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलते हैं तो वो मैनेजमेंट की पूरी प्रॉपर डेफिनेशन बन जाती है। मैनेजमेंट डिफाइन एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अब हमारे पास आता है इस चैप्टर का टॉपिक 2, जो कि है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास आती है गोल ओरिएंटेड। देखो, हम मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाए, पर क्यों लाए? हमें कोई गोल अचीव करना था, इसीलिए हम उसको लाए। हमारा गोल कुछ भी हो सकता है, वो प्रॉफिट हो सकता है, सोशल वेलफेयर हो सकता है, हमारे एम्प्लॉयज का वेलफेयर हो सकता है, बहुत सारे गोल हो सकते हैं। तो जो हमारा मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आया, वो क्यों आया? गोल अचीव करने के लिए आया। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। इसके बाद आता है ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मतलब लोग गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि ऑल परवेसिव यूनिवर्सल का मतलब होता है कि मैनेजमेंट हर जगह है, पर ऐसा नहीं होता। ऑल परवेसिव का मतलब होता है कि मैनेजमेंट जहां पर भी लगेगा सेम तरीके से लगेगा, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। उसके बाद देखते हैं तीसरी, जो कि है डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट ना बहुत सारे चीजों में मैनेज करता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अलग अलग काम करता है। कैसे? देखो, जो भी बिजनेस के अंदर काम होता है उसको मैनेजमेंट मैनेज करता है। उसके बाद जो भी बिजनेस के अंदर पीपल होते हैं उसको मैनेजमेंट मैनेज करता है। उसके बाद बिजनेस के अंदर जो भी ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन जैसे हम किसी शॉप के ऊपर गए, शॉप के अंदर गए, वहां से हमने कुछ गुड खरीदे तो उसका ऑपरेशन क्या हुआ? गुड बेचना। हम किसी डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने अपनी सर्विस दी तो उसका ऑपरेशन क्या हुआ? सर्विस देना। तो जो भी ऑपरेशन होता है उसको भी मैनेजमेंट मैनेज करता है। उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो देखो, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है। कैसे? सपोज मैंने एक गोल सेट किया, उसके बाद मैंने मैनेज किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, वो गोल अचीव कर दिया, तो मैं वहां पर रुक जाऊंगा? नहीं, मैं अगला गोल सेट करूंगा, उसके बाद उसको मैनेज कर दूंगा, उसके बाद उसे अचीव करूंगा, फिर अगला गोल मैनेज अचीव, अगला गोल मैनेज अचीव। तो वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मैनेजमेंट हमेशा चलता रहेगा।
इसके बाद आता है ग्रुप एक्टिविटी। सपोज दो एम्प्लॉय है, ठीक है, ये तो पूरा मैनेज है, ये हर चीज मैनेजमेंट के हिसाब से करता है, पर ये कुछ भी नहीं करता, तो इसकी वजह से इसका काम भी इफेक्ट हो जाएगा। इसीलिए मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब मैनेजमेंट हर किसी को करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है एक या दो इंसान करेंगे तो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन मैनेज हो जाएगी, मैनेजमेंट हर किसी को करनी पड़ती है। इसके बाद आता है डायनेमिक फंक्शन। अब देखो हमारा एनवायरमेंट रेगुलरली चेंज हो रहा है, पहले लेबर ज्यादा काम करती थी, अब मशीन ज्यादा काम करती है, आगे हो सकता है फ्यूचर में रोबोट्स या फिर कंप्यूटर्स ज्यादा काम करने लगे। तो मैनेजमेंट को भी अपने आप को इस डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को इनोवेट करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी इनोवेट होती रहती है, अपने आप को बदलाव लाती रहती है। तो मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन होता है, मतलब मैनेजमेंट भी अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करता रहता है। इसके बाद लास्ट आता है इंटेंजिबल फोर्स। देखो कभी आपने मैनेजमेंट को देखा है? नहीं। आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जाते हो, वहां पर आप देखकर पता लगा लेते हो कि भाई मैनेजमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा है या बुरा है। तो मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होती है, पर मैनेजमेंट के होने का एहसास हमको हो सकता है। तो अब हमारे पास आता है इस चैप्टर का टॉपिक 3 जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? अगर मुझे कोई भी चीज अचीव करनी है, मेरा कोई भी गोल है, तो उसको मैं बोलता हूं कि वो मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब हम मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाए, पर लाए क्यों? कुछ ना कुछ हमें अचीव करना होगा ना। ये मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ गया, पर क्यों आया? हमें कुछ ना कुछ चीजें अचीव करनी होगी, इसीलिए तो आया। अब देखते हैं कि वो चीजें क्या है जो हमें अचीव करनी है। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अपनी पर्सनल कुछ चीजें अचीव करनी है, जैसे सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? सपोज मेरी जो कॉस्ट है अगर वो इक्वल हो गई रिवेन्यू के, मतलब मेरा जो प्रॉफिट है वो जीरो भी है पर साथ में मेरा लॉस भी जीरो है, तो उसको मैं बोलूंगा सर्वाइवल। सपोज मैंने 10 साल से प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन जो मेरी कॉस्ट है 100 रुपीज, उसको मैं कवर कर पा रहा हूं अपनी रिवेन्यू से जो कि है 100 रुपीज, तो वो क्या हो गया? वो हो गया मेरा सर्वाइवल। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को फिर कुछ प्रॉफिट भी कमाना होता है। सपोज ऑर्गेनाइजेशन पिछले 100 साल से बस सर्वाइव ही की जा रही है, कोई प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो कुछ फायदा हो रहा है? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को उसके बाद प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या आता है ऑर्गेनाइजेशन का? प्रॉफिट। इसके बाद आता है ग्रोथ। सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने पहले साल में 100 का प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल में 100, तीसरा 100, ऐसे ही कमाती जा रही है, तो कोई फायदा हो रहा है? नहीं। पहले साल में 100 का कमाया, कोई बात नहीं, फिर 200, कोई बात नहीं, फिर 1 लाख, कोई बात नहीं, फिर 2 लाख। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली ग्रो भी करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हो गए ऑर्गेनाइजेशन के, जिनको पूरा कराने में हेल्प करेगा इनकी कौन? मैनेजमेंट। उसके बाद मैनेजमेंट को कुछ और भी काम करने पड़ते हैं, जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत बड़ा अपना एम्पायर बना लिया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने लगी, अब क्या ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे? तो जब वो सोसाइटी के लिए कुछ करेगी तो लोग उसके बारे में और अच्छी अच्छी बातें करेंगे और ज्यादा पब्लिसिटी होगी। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का जो सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब जो मैनेजमेंट है वो हमारी हेल्प करेगा हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव को भी पूरा कराने में। इसके बाद आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? जो हमारे एम्प्लॉइज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनका भी तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे किसी का होगा मेरे को एक सैलरी मिले, किसी को होगा कि मेरी एक पोस्ट हो, किसी को होगा कि कुछ और, किसी को होगा कि मेरी कार हो, मेरी घर हो। तो वो जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव कराने के लिए भी मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है। और जितने ज्यादा खुश हमारे एम्प्लॉइज होंगे, जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव वो अचीव करेंगे, हम भी उतने ज्यादा ही ग्रो कर पाएंगे, उतने ज्यादा ही ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएंगे। अब हमारे पास आता है टॉपिक 4 इस चैप्टर का, जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो हम मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाएं या फिर नहीं लाएं, ये हमारी चॉइस है, पर हमें मैनेजमेंट को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना क्यों जरूरी है ये हमें इंपॉर्टेंस बताता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस आता है अचीविंग गोल। मैनेजमेंट हमारी हेल्प करता है हमारे गोल को अचीव करने में, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, जैसे सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। अब ये थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। इसके बाद आता है इंक्रीज एफिशिएंसी। सपोज मैं 100 पेन बनाता
बनाता था, अब 200 बनाने लगा क्योंकि मेरी मैनेजमेंट अच्छी थी, मतलब मेरे जो टूल्स थे वो जगह पे थे, जो मेरे काम करने वाले लोग थे वो अच्छे से मैनेज थे, अच्छी तरीके से काम कर रहे थे। उसके बाद मैं 300 बनाने लगा, फिर 400 बनाने लगा। इसका मतलब मैं इंक्रीज कर रहा हूं अपनी एफिशिएंसी ड्यू टू मैनेजमेंट। इसके बाद डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो अब जो हमारा एनवायरमेंट है ना, जो हमारा बिजनेस एनवायरमेंट है वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। पहले लेबर आई, उसके बाद मशीन आई, अब रोबोट आ गए, उसके बाद कंप्यूटर्स आ गए, तो अलग अलग तरीके से वो एनवायरमेंट चेंज होता जा रहा है। अब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी अपने आप को अलग अलग तरीके से चेंज नहीं करेगी तो वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। तो मैनेजमेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है उस डायनेमिक एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करने के लिए। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंस आती है अचीविंग पर्सनल गोल। अब देखो जिसको भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया है, जिन भी लोगों ने, उनका पर्सनल गोल भी तो होगा। जैसे सपोज मैंने आज एक अपनी कंपनी स्टार्ट की, मेरा पर्सनल गोल होगा कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को प्रॉफिट कमाना है, मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो जो भी उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, मैनेजमेंट हेल्प करेगा उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसके बाद आता है डेवलप सोसाइटी। देखो कभी कभी क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन ना, सोसाइटी के लिए बहुत सारा कुछ कर देती है, तो हमारी सोसाइटी भी डेवलप हो जाती है। जैसे पार्क बनवा देती है, स्कूल बनवा देती है, रोड्स बनवा देती है, वगैरह वगैरह। चलो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए कुछ कर भी नहीं रही। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन खुली है तो भी तो वो बहुत सारी चीजें कर रही है, जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है जिनका की प्राइस कम है, लोगों को नए नए प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, या और भी बहुत सारी चीजें कर रही है ना करने के बावजूद भी। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, वो हमारी सोसाइटी को डेवलप करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर कैसा होता है। तो देखो अगर हमें किसी भी चीज का नेचर जानना है कि नेचर किसी भी चीज का कैसा होता है, तो हम देखते हैं कि वो चीज आर्ट है, साइंस है या फिर प्रोफेशन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। अब हमें यह देखने से पहले यह देखना पड़ेगा कि आर्ट, साइंस और प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। तो देखो आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। थ्योरेटिकल नॉलेज मतलब आर्ट्स की बुक आती है कि अगर तुमको आर्ट करना है तो आर्ट करने के लिए सबसे पहले ये चीज सीखनी पड़ेगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो ये थ्योरेटिकल नॉलेज होती है आर्ट के अंदर। उसके बाद सेकंड चीज आती है पर्सनल एप्लीकेशन। अब एक इंसान सामने बैठा हुआ है, ठीक है, मेरे को उसकी फोटो बनानी है, और एक यहां पर इंसान खड़ा है, उसको भी उसकी फोटो बनानी है। मैं अलग तरीके से बना सकता हूं, ये इंसान अलग तरीके से बना सकता है। तो जो आर्ट है ना, वो पर्सनली लोग अपने अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, उसके अंदर पर्सनल एप्लीकेशन होती है। उसके बाद देखते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जो आर्ट है ना, वो प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा मैं बनाता चला जाऊंगा उतना ज्यादा मैं आर्ट में अच्छा होता चला जाऊंगा। अब देखते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है या नहीं। देखो जैसे आर्ट के अंदर थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। जो आपके हाथ में बुक है, जो आपके पास बुक है, वो क्या है? मैनेजमेंट की थ्योरेटिकल नॉलेज ही तो है। तो ये तो होता है। उसके बाद पर्सनल एप्लीकेशन। अब देखो मैनेजमेंट को आप अपनी तरीके से लगा सकता हूं, मैं अपनी तरीके से लगा सकता हूं। आप सपोज अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करते हो, ठीक है, आप प्लानिंग करते हो एक महीने की, मैं एक महीने में ये चीजें कर लूंगा। अब मैं अपनी पढ़ाई की प्लानिंग करता हूं, मैं प्लानिंग करता हूं 2 महीने की कि मैं दो महीने में ये चीजें कर लूंगा। तो हर कोई मैनेजमेंट को अपने तरीके से लगा सकता है। इसका मतलब मैनेजमेंट में पर्सनल एप्लीकेशन भी आती है। इसके बाद तीसरी चीज आती है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सपोज मैंने आज एक मैनेजमेंट का प्लान बनाया, ठीक है, वो चीज थोड़ी सी नहीं चली, मतलब मेरे को 50% सक्सेस मिला। उसके बाद कल बनाया, उसमें 60 मिला, उसके बाद परसों बनाया, फिर 70 मिला, फिर बनाया, फिर मेरे को 40 मिला बस। उसके बाद फिर बनाया, फिर 90 मिला, फिर 100 मिला। तो जो मैनेजमेंट है वो मैंने टाइम के साथ साथ सीख लिया। और हम आर्ट में भी ये करते हैं। इसका मतलब ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भी हमारी सेटिस्फाई हो सकती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट है इज अ प्योर आर्ट। मैनेजमेंट एक प्योर आर्ट है। इसके बाद देखते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं। तो देखो साइंस का सबसे पहले मतलब देखते हैं। साइंस के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हमने पढ़ा है ना 10th क्लास में। तो साइंस के अंदर भी एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। इसके बाद देखते हैं एक्सपेरिमेंट। तो देखो साइंस डेवलप कैसे हुई? एक्सपेरिमेंट के थ्रू डेवलप हुई ना। साइंस में सबसे पहले किसी ने देखा होगा कि अच्छा ये एटम होता है, अच्छा ऐसे ऐसे बहुत सारे एटम होते हैं, अच्छा ये एटम जुड़ के एक मॉलिक्यूलर बनता है, वगैरह वगैरह। तो साइंस कैसे डेवलप हुई? एक्सपेरिमेंट से। लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद साइंस डेवलप हुई। उसके बाद यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। देखो अब इस पेन को मैंने यहां पर हवा में फेंका, अब मैं यूएसए के अंदर भी इसको हवा में फेंकता हूं, ये क्या करेगा? दोनों जगह नीचे आएगा। तो जो साइंस है ना वो हर जगह सेम होगी। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखो
मैनेजमेंट के अंदर भी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, ये हमने अभी देख लिया। इसके बाद देखते हैं कि मैनेजमेंट भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही बना है ना। आपके हाथ में जो बुक है वो किसने लिखी, उस इंसान ने पहले मैनेज किया होगा, पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा अलग अलग चीजों के ऊपर, उसके बाद उसको पता चला अच्छा ऐसे ऐसे ये वाली चीजें मैनेज हो सकती है। तो मैनेजमेंट कैसे डेवलप हुआ, एक्सपेरिमेंट से। अब यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी देखो, सपोज मैं 1 महीने की प्लानिंग करता हूं, यूएसए में एक इंसान बैठा हुआ है वो 2 महीने की प्लानिंग करता है, तो जो मैनेजमेंट है ना वो यूनिवर्सली एक तरीके से नहीं चल सकता। मैनेजमेंट को हर इंसान अपने अपने तरीके से लगा सकता है, तो मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं होता, इसीलिए ये वाली कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है अनसेटिस्फाई। इसीलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है पर थोड़ा साइंस है, तो हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस। मतलब मैनेजमेंट साइंस तो है पर प्योर साइंस नहीं है। अब देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं। देखो प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, प्रोफेशन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशन को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, एक चीज को विजुअलाइज कर लो, जैसे ये है डॉक्टर, ठीक है। डॉक्टर को हमने विजुअलाइज कर लिया, डॉक्टर के पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। डॉक्टर के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है। मैं आज अपना हॉस्पिटल खोलूं, मैं लोगों का इलाज करने लग जाऊंगा, नहीं। जब तक मेरे पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं होगी या फिर सर्टिफिकेट नहीं होगा हॉस्पिटल खोलने का, जब तक मैं नहीं खोल सकता। इसीलिए प्रोफेशन के अंदर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, हर कोई आके प्रोफेशन नहीं कर सकता। इसके बाद प्रोफेशनल एसोसिएट, जो भी डॉक्टर होते हैं, सीएस होते हैं, उनके पीछे एक प्रोफेशनल एसोसिएट होता है, मतलब वो उसी हिसाब से काम करेंगे जो कि उनको एसोसिएट बताएगा। सपोज एसोसिएट ने बताया कि अगर आपके पास कोई भी कोविड का पेशेंट आता है तो आपको उसको पहले बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली अलग तरीके से उसको ट्रीट करना पड़ेगा, या फिर उसके लिए अलग रूम बनाना पड़ेगा, या अलग तरीके से अलग हॉस्पिटल खोलने पड़ेंगे उसके लिए। तो ये किसने बताया, प्रोफेशनल एसोसिएट ने। तो जितने भी प्रोफेशनल होते हैं ना, उनके अलग अलग एसोसिएट्स होते हैं। इसके बाद आता है कोड ऑफ कंडक्ट। कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को करने का तरीका। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनके पास किसी भी चीज को करने का तरीका होता है। सपोज मैं एक डॉक्टर के पास गया, मैंने बताया कि मेरे को जुकाम है, उसने मेरा ऑपरेशन कर दिया, ऐसा हो सकता है? नहीं। उनके पास एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि किसी भी चीज को कैसे करना है। इसके बाद लास्ट आता है सर्विस मोटिव। अगर मैं डॉक्टर के पास गया तो कुछ खरीद के लाया, मेडिसिन नहीं, मेडिसिन के अलावा, मतलब मैं डॉक्टर के पास किया, मेडिसिन तो मैंने स्टोर से खरीदी, लेकिन अगर मैं डॉक्टर के पास किया तो कुछ खरीद के लिए लाया नहीं। उसने मुझे क्या दी, उसने मुझे अपनी सर्विस दी, जो उसके पास नॉलेज है उसके थ्रू उसने मुझे अपनी सर्विस दी। तो जो प्रोफेशन होता है वो सर्विस मोटिव के लिए काम करता है। अब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन होता है या नहीं। सबसे पहले आता है थ्योरेटिकल नॉलेज। देखो थ्योरेटिकल नॉलेज तो हर किसी में मैनेजमेंट के अंदर होती है। इसके बाद आता है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, हाँ कोई भी कर सकता है। मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोली, मैं कर रहा हूं। एक अनपढ़ है, उसने ऑर्गेनाइजेशन खोली, वो भी कर रहा है। एक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसने ऑर्गेनाइजेशन खोली, वो भी कर रहा है। इसका मतलब मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो प्रोफेशन है वहां तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोई कोई जा सकता है, जो उसके काबिल होगा केवल वही जा सकता है। तो यहां पर ये पॉइंट हो जाता है अनसेटिस्फाई। इसके बाद देखते हैं प्रोफेशनल एसोसिएट। देखो जो डॉक्टर हैं उनके पीछे एक प्रोफेशनल एसोसिएट है, मैनेजमेंट के पीछे कोई प्रोफेशनल एसोसिएट है? अगर मेरे को मैनेज करना है तो उस एसोसिएट से काम लेना पड़ेगा? नहीं, मैं तो किसी भी हिसाब से मैनेज कर सकता हूं। मैं चाहे तो मैनेजमेंट के सारे फंडे बदल दूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, कोई एसोसिएट ही नहीं है। इसीलिए ये वाला पॉइंट भी हो जाता है अनसेटिस्फाइड। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट। देखो मैनेजमेंट को प्रोसेस करने का एक कोड ऑफ कंडक्ट है, कौन सा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। लेकिन चाहे तो मैं इसे कोड ऑफ कंडक्ट को चेंज कर दूं। मैं नहीं चाहता मैं प्लान करूं कुछ भी चीज, मैं चाहता हूं मैं ऐसे ही डायरेक्टली मैनेज करता रहूं अपनी कंपनी को, और मैं वो चीज कर भी पा रहा हूं। तो मैंने प्लानिंग तो हटा दी, इसका मतलब जो मेरा कोड ऑफ कंडक्ट है वो ब्रेक हो गया। इसका मतलब मैनेजमेंट के अंदर जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं, पर प्रोफेशन के अंदर हम वो चीज नहीं कर सकते। इसीलिए ये वाला भी हो गया पॉइंट अनसेटिस्फाइड। इसके बाद आता है सर्विस मोटिव। देखो जो भी प्रोफेशनल होते हैं वो अपनी सर्विस देते हैं। अब सपोज मैं एक कंपनी के अंदर गया, मैंने वहां पर जाकर एक मैनेजर की जॉब ले ली। अब मैं वहां के लोगों को या फिर वहां की चीजों को मैनेज कर रहा हूं, ठीक है। अब वहां पर जाकर मैं अपनी सर्विस दे रहा हूं? नहीं, वो तो मेरे को सैलरी दे रहे हैं, इसका मतलब मैं वहां पे एम्प्लॉयड हूं, मैं वहां पे प्रोफेशन थोड़ी ना हूं। तो इसीलिए जो मैनेज होता है वो कभी भी प्रोफेशन नहीं होता, वो सर्विस मोटिव नहीं होता। अब देखो एक पॉइंट हो गया सेटिस्फाई, ये पॉइंट हो गया नॉन सेटिस्फाई। इसका मतलब हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट भाई बिल्कुल भी प्रोफेशन नहीं होता। यहां पर हम लिख सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन।
तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, मैनेजमेंट इज अ प्योर आर्ट। मैनेजमेंट एक पूरी तरीके से आर्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे तीनों सेटिस्फाई हो गए थे पॉइंट। इसके बाद हमने साइंस में देखा कि दो सेटिस्फाई एक अनसेटिस्फाई। इसका मतलब हमने देखा कि मैनेजमेंट साइंस होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, इसलिए हमने लिखा मैनेजमेंट इज नॉट प्योर साइंस। इसके बाद हम देखते हैं प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या, हमारा 4 पॉइंट अनसेटिस्फाई है, 1 पॉइंट सेटिस्फाई है, इसीलिए हमने बोला कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं होता, मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन। अब आता है हमारे पास अपना टॉपिक 6 जो कि है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो हमारे अंदर मैनेजमेंट के अंदर 3 लेवल होती है, टॉप, मिडल और लोअर। टॉप लेवल में कौन आता है, जो कंपनी के ओनर होते हैं या फिर कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर होते हैं, वो टॉप लेवल में आते हैं। मिडल में कौन आता है, वो मैनेजर्स वगैरह आते हैं जो मैनेज करते हैं लोगों को, चीजों को। उसके बाद लोअर में कौन आते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो लेबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पॉलिसीज बनती है कंपनी के अंदर, उनको कौन बनाता है, वो बनाते हैं टॉप लेवल। उनको फॉलो कौन करता है, वो करते हैं लोअर लेवल। अब ये जो पॉलिसीज बनी है, इनको किसी को फॉलो करवाना पड़ेगा, वो कौन करेंगे, मिडिल लेवल। इन्होंने पॉलिसी बनाई, इन्होंने उसे फॉलो करवाया और इन्होंने उसे फॉलो किया। इसके बाद जो भी पॉलिसीज बनी है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टॉप लेवल। मिडिल लेवल नहीं है, लोअर लेवल नहीं है। अब हमारे पास आता है अपना टॉपिक 7 जो कि है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये मैनेजमेंट है। हमें इस मैनेजमेंट को इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाना है, पर हमें लाने के लिए क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला फंक्शन हमारे पास आता है प्लानिंग। देखो हम क्या करने वाले हैं उसको हमें सबसे पहले प्लान करना होगा। जैसे मैंने प्लान किया कि मैं ये 100 पेन 1 महीने के अंदर बेचूंगा, तो ये क्या किया, मैंने प्लान कर लिया कि मैं फ्यूचर में क्या करने वाला हूं। 100 पेन का मैंने प्लानिंग कर दी। उसके बाद मैं करूंगा ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मतलब मेरे को 100 पेन बेचने के लिए क्या क्या चीजें चाहिएगी, वो सब मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। जैसे मेरे को रॉ मटेरियल चाहिएगा, लेबर चाहिएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट चाहिएगा, मतलब जो कि मेरी कॉस्टिंग की सारी चीजें देखेगा। तो मेरे को ये चीजें चाहिएगी 100 पेन बेचने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखता हूं मैं स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब अगर मेरे को 100 पेन बेचना है तो मेरे को कुछ लोग चाहिए जो कि मेरे साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे कि 100 पेन बेच पाऊं। तो इसीलिए मैं यहां पर राइट पर्सन को ढूंढूंगा फॉर राइट जॉब। मतलब जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम होगा उसके लिए मेरे को कुछ लोग चाहिए, उसको मैं ढूंढूंगा और उनको जॉब दूंगा। इसके बाद देखेंगे डायरेक्टिंग। अब मैंने प्लान कर लिया, मैंने सामान ऑर्गेनाइज कर लिया, मैंने लोग ऑर्गेनाइज कर लिए, लेकिन वो चीजें काम कैसे करेंगी उन लोगों को सिखाना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा ना। तो वो करूंगा मैं डायरेक्टिंग के अंदर। मैं क्या करूंगा, टीच करूंगा लोगों को कि भाई ये 100 पेन हमको बेचने हैं, ये कैसे बिकेंगे, या फिर उन्हें 100 पेन को बेचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ये मैं लोगों को बताऊंगा डायरेक्टिंग के अंदर। इसके बाद लास्ट में आता है कंट्रोलिंग। देखो मैंने प्लान बनाया था 100 पेन बेचूंगा, पर मैंने देखा कि यार मार्केट के अंदर ना इन पेन की डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, ये मेरे को 500 पेन्स भी मैं बेच सकता हूं। तो मैंने क्या किया, कंट्रोलिंग के अंदर अगर मैंने इनके अंदर कुछ भी गड़बड़ी की थी तो कंट्रोलिंग के अंदर मैं उसको सुधार सकता हूं। तो अब देखते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले मैंने प्लान किया कि मेरे को क्या करना है, फिर मैंने ऑर्गेनाइज किया कि मेरे को जो करना है उसके लिए मेरे को क्या क्या लगेगा, फिर मैंने स्टाफिंग की, जो लोग मेरे को करने के लिए लगेंगे उन लोगों को मैंने लिया। उसके बाद मैंने डायरेक्टिंग की, मैंने उन लोगों को बताया कि हमें ये करना है और ये चीज ऐसे ऐसे होगी। उसके बाद मैंने कंट्रोलिंग की। कंट्रोलिंग मतलब अगर इसमें मैंने कुछ भी गड़बड़ी की थी तो मैं उसको कंट्रोल करता हूं। तो अब हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक 8 कोऑर्डिनेशन। तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो बेसिकली कोऑर्डिनेशन ना एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का तरीका होता है। जैसे ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक साल में 50 बाइक बनाता है और जो सेल डिपार्टमेंट है ये एक साल में 25 बाइक सेल करता है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है नहीं। अब अगली साल फिर ये 50 बनाएगा, ये 25 सेल करेगा, 50 बनाएगा, 25 सेल, 50 25। तो कोऑर्डिनेशन इन दोनों के बीच में नहीं है। लेकिन अगर ये 25 बनाने लगे और ये 25 सेल करने लगे, या फिर ये 50 बनाने लगे और ये 50 सेल करने लगे, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन। ये क्या करने लगेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लगेंगे। अब देखते हैं कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। देखो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन मतलब इकट्ठा होकर काम करना। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शन एंड एफर्ट। ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो अलग अलग एक्शंस हैं, जो अलग अलग एफर्ट्स लिए जा रहे हैं एम्प्लॉइज, ओनर, मैनेजर, डायरेक्टर्स के थ्रू, उनको सिंक्रोनाइज करना मतलब इकट्ठा करना ऑफ वेरियस यूनिट, मतलब जो अलग अलग यूनिट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। देखो, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, मतलब एक ग्रुप है उसमें लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है, ठीक है, उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, सेल डिपार्टमेंट बैठा है कि अरे प्रोडक्शन होगी जब भी तो मैं कुछ सेल करूंगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग किए जा रहा है प्रोडक्ट की, स्टॉक में भी नहीं है जब भी मार्केटिंग किए जा रहा है। तो ये चीज गलत हो जाएगी अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट को, मतलब ग्रुप को एक साथ मिलकर काम करने के ऊपर मजबूर करता है। इसके बाद आता है एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर 100 प्रोडक्ट बनाएगा तो सेल डिपार्टमेंट को 100 प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 100 प्रोडक्ट बनाएगा तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को 100 प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी। मतलब एंश्योर करेगा कोऑर्डिनेशन, यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब एक्शन एक डायरेक्शन में होना चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस, सपोज एक साल जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने 100 यूनिट बनाई, उसके बाद सेल डिपार्टमेंट ने 100 यूनिट सेल कर दी, तो अगली साल इसने फिर से 100 यूनिट बनाई, पर अगली साल ये 50 ही सेल कर पाया, अगले साल इसने फिर 100 बना दी पर ये 25 कर पाया। तो जो कोऑर्डिनेशन है, पहले साल तो काम किया, दूसरे साल नहीं किया, तीसरे साल बिल्कुल भी नहीं किया। इसलिए कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी जब तक कोऑर्डिनेशन भी रहेगा। इसके बाद अगली कैरेक्टरिस्टिक आती है परवेसिव। परवेसिव मतलब कोऑर्डिनेशन जहां पर भी काम करेगा एक तरीके से करेगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन इंडिया में भी लगेगा तो मिलजुल कर काम करने पर मजबूर करेगा लोगों को, अमेरिका में भी लगेगा तो मिलजुल कर काम करने पर मजबूर करेगा लोगों को। इसके बाद फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, सेल डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, मार्केट डिपार्टमेंट भी नहीं कर रहा, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट कर रहा है, तो कोई कर रहा है कोई नहीं कर रहा, ऐसा नहीं, हर किसी को करना पड़ेगा कोऑर्डिनेशन, जब भी जाके काम करेगा। उसके बाद डेलिब्रेट एक्टिव फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सोच समझकर करने वाला प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज्यादा सोच समझकर करने वाला प्रोसेस है। मतलब जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, अगर वो 100 प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहा है, 100 प्रोडक्ट की सेल कर रहा है सेलिंग डिपार्टमेंट, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी 100 प्रोडक्ट बनाने पड़ेगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सेल डिपार्टमेंट 100 प्रोडक्ट की सोच के बैठा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ 50 प्रोडक्ट बना के दे रहा है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि एक डेलिब्रेट फंक्शन है, ये हर किसी को करना ही पड़ेगा एक दूसरे के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पहले साल 100 प्रोडक्ट बनाए, 100 सेल कर दिए, अगली साल 200 बनाए, 200 सेल कर दिए, फिर 300 बनाए, 300 सेल कर दिए। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ना साइज में प्रोडक्ट की, ये ऑर्गेनाइजेशन के साइज को भी इंक्रीज करता है ड्यू टू कोऑर्डिनेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आता है फंक्शनल डिफरेंसेस। अब देखो, जितना भी प्रोडक्शन का काम है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट करेगा, जितना भी सेल का काम है वो सेल डिपार्टमेंट करेगा, जितना भी मार्केट का काम है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट है अलग अलग बन जाएंगे ड्यू टू कोऑर्डिनेशन, और फिर वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक तरीके से काम कर सकेंगे। इसके बाद लास्ट चीज आती है स्पेसिफिकेशन। देखो, सपोज किसी इंसान की किसी चीज में स्पेसिफिकेशन है तो वो उसी काम को कर सकता है, किसी इंसान की किसी और चीज में है तो वो उस काम को कर सकता है, किसी की प्रोडक्शन में है, किसी की सेल्स में, किसी की फाइनेंस में है, किसी की मार्केटिंग में है। तो हर इंसान अपने हिसाब से काम कर सकता है, उससे कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, मैनेजमेंट अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।